हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट बायोलॉजी जोन। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो सभी के लिए ये हेल्पफुल रहने वाली है। मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो लेक्चर में ही आपको कुछ चीज़ें याद करवाती चलूँ। So let's start. Now we are talking about the living world. लिविंग वर्ल्ड के अंदर बात आती है उन सभी ऑर्गेनिजम्स की, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जो हमारे आसपास मिलते हैं। हमारे आसपास के अलावा ऐसी जगह जहाँ पे हम नहीं सोच सकते कि कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है, जैसे कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, या डीप थर्मल वेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या होता है, कैसे आप कहोगे कि ये चीज़ लिविंग है। तो इसका बहुत ही सिंपल एक डेफिनेशन है कि कोई भी सेल्फ रेगुलेटिंग, जो सेल्फ रेगुलेट होती हो, सेल्फ इवॉल्व यानी कि खुद से इवॉल्व होने वाली, सेल्फ रेप्लिकेटिंग खुद से रेप्लिकेट करने वाली, ठीक है, इसी के साथ साथ अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करने वाली और स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड देने वाली। ठीक, स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड देना मतलब कि जैसे अगर आपने कोई गर्म चीज़ छुई तो वो गर्म चीज़ आपका स्टिमुलाई बनेगा। ठीक, और आपका रिस्पॉन्स यानी कि आपका हाथ हटाना, आप गर्म चीज़ को छुएंगे तो आप हटाएंगे ना हाथ, तो वो आपका रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक, तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो जो भी चीज़, ये सारी चीज़ें जिस भी चीज़ के अंदर होती हैं तो उसको आप लिविंग बोल सकते हो। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आप अपने आसपास में देखते हैं, इसके अंदर आपके प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, आपके पेट्स और बाकी के एनिमल्स और प्लांट्स भी इसके अंदर आते हैं। इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपका वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। ठीक, अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, ये आपका डिस्कवर्ड स्पीशीज़ का डाटा लिखा है, 1.7 to 1.8 मिलियन। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल स्पीशीज़ जो आपकी मानी जाती हैं वो 7 मिलियन मानी जाती हैं। करेक्ट, तो टोटल स्पीशीज़ आपकी मानी जाती हैं 7 मिलियन। और ये जो डाटा है ये आपका रॉबर्ट मे ने दिया था। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। सो there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by a same name all over the world. तो nomenclature का क्या मतलब है? nomenclature का मतलब होता है नामकरण करना। ठीक है, जैसे आपका नाम रखा गया है वैसे ही ऑर्गेनिजम्स का नाम भी रखा जाता है। ठीक, क्यों रखा जाता है? क्योंकि हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी, है ना। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये ना हो, इसके लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम करते हैं। ठीक, और इस तरीके से नेम करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर नाम से जाना जाए। ठीक है, तो यही नॉमेनक्लेचर इसीलिए हम लोग करते हैं। अब अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, किस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखने वाले हो, क्या स्टेप्स होते हैं जिसमें आप ये चीज़ करोगे। तो देखो, सबसे पहले जो काम आपको करना होता है वो करना होता है कैरेक्टराइजेशन का। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन के बाद आपका आता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक,
आइडेंटिफिकेशन के बाद आप चलते हो क्लासिफिकेशन पे। मैं आपको एक फ्लो चार्ट की तरह बता रही हूँ। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा दूंगी अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन की। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई प्लांट आपने लिया, ठीक है, तो आप उस प्लांट को देखोगे, उसके कैरेक्टर्स को आप ऑब्ज़र्व करोगे, ठीक है, कि उस प्लांट के अंदर क्या क्या है, किस तरीके से चीज़ें हैं। यहीं पर अगर आप कोई एनिमल है तो आप उसको अच्छे से क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर्स उसके अंदर हैं। ठीक है, तो वो कैरेक्टराइजेशन होता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे प्लांट जो है आपका, अगर मान लीजिए फ्लावर और फ्रूट के साथ है, तो उसको आप और अच्छे तरीके से आप उसका कैरेक्टराइजेशन कर पाओगे, राइट। तो कैरेक्टराइजेशन के बाद हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन पे। ठीक, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या है कि आइडेंटिफिकेशन बेसिकली ना पहले से डिस्कवर्ड स्पीशीमेंस जो होते हैं, यानी कि जो पहले डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, उनको देखकर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। मान लीजिए आपका कोई एक प्लांट है, ठीक है, आपको एक प्लांट मिला, आपने उस प्लांट के कैरेक्टर्स को स्टडी किया, आपने देखा उसके पत्ते कैसे हैं, आपने देखा उसमें फ्लावर्स कैसे हैं, पेटल सेपल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपने अच्छे से नोट कर ली। अब आप उसके आइडेंटिफिकेशन में उसी से मिलते जुलते जो भी प्लांट्स पहले आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनके साथ अब उसके कैरेक्टर्स को मैच करना शुरू करोगे। ठीक, उसके कैरेक्टर्स को आप क्या करोगे, मैच करना शुरू करोगे। इसे आप काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हो, ठीक है ना। हर्बेरियम से भी कर सकते हो आप, बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह में भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिनसे आप ये आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक, इस आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको करना होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि किस ग्रुप में आप उस ऑर्गेनिज्म को रखने वाले हो। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मान लीजिए आपका प्लांट जो है वो, आपके जितने भी प्लांट्स आपने पहले डिस्कवर हुए थे उनमें से किसी एक प्लांट के साथ आपका प्लांट मैच कर जाता है, आपके प्लांट के कैरेक्टर्स मैच कर जाते हैं, तो अब उसका क्लासिफिकेशन हो गया है। ठीक, उसका क्लासिफिकेशन कर दोगे आप। इसके बाद लास्ट जो आपका आता है वो आता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो लास्ट में आपका क्या आता है, नॉमेनक्लेचर आता है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपका था कैरेक्टराइजेशन। ठीक, इसके बाद आप क्या कर रहे थे, इसके बाद आप कर रहे थे आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आप कर रहे थे क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के बाद आपका लास्ट स्टेप जो आता है वो आता है नॉमेनक्लेचर का। ठीक, तो कैरेक्टराइजेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है और आपका नॉमेनक्लेचर आता है। तो ये सारी चीज़ें इस फ्लो में चलती हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब हम प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ICBN, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो आपके प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के साथ में डील करता है। और
जो एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर है वो किया जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के थ्रू, ठीक है। तो जूलॉजिकल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है आपके एनिमल्स का क्या करता है, नॉमेनक्लेचर करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये मैं आपको लिखवा दूंगी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, जिसे आप ICUN बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर से क्या समझ में आता है, बाइनॉमियल का मतलब होता है, बाय मतलब कि टू, ठीक, तो बाइनॉमियल का मतलब होता है 2 वर्ड फॉर्मेट, ठीक है, यानी कि 2 वर्ड फॉर्मेट। तो बाइनॉमियल का क्या मतलब हुआ, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है जेनेरिक नेम, एक आता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ये 2 चीज़ें आती हैं। और ये नेमिंग सिस्टम दिया किसने था, ये नेमिंग सिस्टम दिया था हमारे कार्लस लिनस ने दिया था, ठीक है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिस्टम जो है आपका चलता है, ठीक। अब इसके अंदर में अगर हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो बाय मतलब होता है 2, ठीक, बाय मतलब होता है 2, तो ये जो है ये एक 2 वर्ड फॉर्मेट होता है, क्या होता है, 2 वर्ड फॉर्मेट जो है आपका ये होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक। इसमें जेनेरिक नेम जो कि जीनस कहलाता है और स्पेसिफिक एपिथेट जो कि आपका स्पीशीज़ कहलाता है, ठीक। इसके अंदर आपका जो जेनेरिक नेम है वो जीनस कहलाता है और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो आपका स्पीशीज़ कहलाता है। अब किस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। तो देखो सबसे पहले तो हम टोटल स्पीशीज़, टोटल स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो टोटल स्पीशीज़ मैंने आपको 7 मिलियन बताई थी, ठीक है, टोटल स्पीशीज़ आपको मैंने 7 मिलियन बताई थी। और ये जो डाटा है ये आपका किसने दिया था, ये डाटा आपका दिया था रॉबर्ट मे ने ये डाटा आपका दिया था, ओके। इसके बाद अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करने लगे तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है जिसके अंदर आपका एक होता है जेनेरिक नेम, ठीक है, जिसको हम जीनस कहते हैं, राइट, और एक आपका आता है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट आता है जिसको आप स्पीशीज़ बोलते हैं, ठीक है, इसे हम स्पीशीज़ बोलते हैं। तो जीनस और स्पीशीज़ इन 2 नाम को मिलाकर हम एक ऑर्गेनिज्म का पूरा नाम बनाते हैं। अब इसमें आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है हम उसी को लेके चलते हैं। आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया है मैंगो का, ठीक, मैंगो का नॉमेनक्लेचर हमको करना है।
तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे उसका जीनस। तो जीनस हो गया इसका मैंगीफेरा, करेक्ट। तो मैंगीफेरा इसका जीनस हो गया, और जो स्पीशीज़ आती है इसकी वो आती है इंडिका। इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है, राइट। अब अगर इसमें हम ध्यान दें तो कुछ रूल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे रूल्स होते हैं। नॉर्मली ये जो वर्ड्स होते हैं ये लैटिन में लिखे जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर जब जब हम इन्हें लिखते हैं, जैसे आप बुक में देखोगे लिखे हुए, तो ये इटैलिक्स में लिखे होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस का, ये आपका जीनस है, ठीक है, और इसका फर्स्ट वर्ड है एम। तो फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस का वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। जो स्पीशीज़ है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं करना होता है, ठीक है। स्पीशीज़ में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, जीनस के अंदर आपको फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखना होता है, ओके। और जब आप हैंड रिटर्न लिखते हैं, यानी कि जब आप हाथ से लिखते हैं इसको, तो हमें क्या करना होता है, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा से लिखूँ, मैं यहाँ पे इसको दोबारा से लिखने लग जाऊँ, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैं इसको सेपरेटली अंडरलाइन करूँगी इस तरीके से, ठीक। तो जब भी आप इसको हैंड रिटर्न लिखेंगे तो आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अगर प्रिंट हो रहा है तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होगा, ओके। जो आपका जीनस होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और जो आपका स्पीशीज़ होगी वो आपका स्मॉल लेटर से ही शुरू होती है, ओके। कभी कभी आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, इस नाम के आगे आपको बुक में देखना आपको मिलेगा, इस नाम के आगे लिन लिखा है, राइट। तो ये ऑथर है, ये क्या है, ये नेम ऑफ ऑथर है, दिस इज़ अ नेम ऑफ ऑथर। तो नेम ऑफ ऑथर जो है वो आप एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हो, यानी कि शॉर्ट करके लिखते हो उसको, ठीक है। जैसे लिनेस ने ये दिया है तो हमने यहाँ पे लिन कर दिया उसका, करेक्ट। तो नेम ऑफ ऑथर जो है वो हमेशा लास्ट में आएगा और एब्रीवेटेड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इस लिन का मतलब होता है लिनेस, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है सबसे पहले तो, ठीक है, किस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर करते हो, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आया होगा कि पहले कैरेक्टराइजेशन होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है, और फिर लास्ट में आपका नॉमेनक्लेचर आता है, ठीक। इसके बाद हमने जो बात करी हमारे नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, biological names are generally written in Latin, written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. The first word in a biological name represents a genus, while the second component denotes a specific epithet. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denoting a genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter, and it can be illustrated with the example of Mangifera indica. ठीक, इसी के साथ में यहाँ पे आपको नीचे लिखा है कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर एट द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड रिटर्न इन एब्रीवेटेड फॉर्म, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। सो लिन मीन्स द ऑथर हु इज़
लिनस। ठीक, नाउ अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, हमने देखा था कि किस तरीके से कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका क्लासिफिकेशन होता है। अब क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिकली हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो हम उस क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। So classification is process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters। तो कुछ कैरेक्टर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि किस कैटेगरी में जो है हम इस ऑर्गेनिज्म को रखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है वो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गई, उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। तो कैटेगरीज को ही टैक्सा कहा जाता है। ठीक, जिन कैटेगरीज में हम ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं उनको क्या कहा जाता है, टैक्सा कहा जाता है। ठीक, इसके बाद है बेस्ड ऑन अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टैक्सा एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। तो अलग अलग टैक्सा में कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, ये पूरा प्रोसेस जो है आपका वो टेक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, इसमें आपके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, सेल का स्ट्रक्चर भी आता है, डेवलपमेंट भी आता है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, उसकी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस भी आती हैं। ठीक, hence characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy। ठीक है, सो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारे के सारे टेक्सोनॉमी के बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। नाउ अगर हम क्लासिफिकेशन में और आगे बात करें, the branch of study was referred to as systematic। So human beings were since long not only interested in knowing more about a different kind of organism and their diversities but also the relationship among them। ठीक है, हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही नहीं पढ़ते बल्कि हम क्या करते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं हम उनको भी देखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन करते वक्त हम फाइलोजेनेटिक चीज़ें भी देखते हैं, फाइलोजेनी से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। ठीक है, फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशन से रिलेटेड भी देखते हैं, है ना, तो वो चीज़ भी हम इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर। The word systematic is derived from a Latin word systemata which means systematic arrangement of organism। Linnaeus used systemata nature as a title of his publication। तो लिनस ने एक पब्लिकेशन दिया था जिसका टाइटल था सिस्टमा नेचुरल। ठीक है, तो ये आपके जो लिनस हैं उनकी पब्लिकेशन का टाइटल है। ठीक, the scope of systematic was later enlarged including identification, nomenclature, classification। systematic takes into account evolutionary relationship between the organism। तो evolutionary relationship या phylogenetic relationship सेम ही चीज़ है, evolutionary relationship, phylogenetic relationship। तो इन सब चीज़ों को भी हम सिस्टमैटिक्स में इंक्लूड करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं? सो क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन कोई एक ही स्टेप में हो जाने वाला प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी रैंक होती हैं, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज के अंदर भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जिसमें हमको ऑर्गेनिजम्स को ठीक से उनके कैरेक्टर के बेसिस पे अरेंज करना होता है। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। और सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिला के आपका एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। करेक्ट।
जैसे मान लीजिए कि ये आपके बहुत सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ये कोई अलग कैटेगरी है, ये कोई अलग कैटेगरी है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। और ये सब मिलकर एक हायरार्की बनाते हैं जिसे आप टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हो, ठीक। Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and commonly termed as taxon। बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि टैक्सॉन क्या है, तो मैं एक सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं कि टैक्सॉन क्या होता है, तो टैक्सॉन बेसिकली क्या है ना कि कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसे आप टैक्सॉन बोलते हो या फिर टैक्सा, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप टैक्सा बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मैं डॉग्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, किसी भी लेवल पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप टैक्सा बोलते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ डॉग्स की, तो अगर ग्रुप ऑफ एक डॉग्स का पूरा ग्रुप हो गया तो दैट इज़ टैक्सा। अगर मैं बात करूँ लायन की, तो लायन जो सारे लायंस हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, एक अलग टैक्सा बनाएंगे। अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, ठीक है, या मैं मैमल्स की बात करूँ, तो मैमल्स भी क्या है, एक टैक्सा है, ठीक है। अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूँ तो वो भी अपने लेवल पे क्या है, एक टैक्सा है, ओके। So taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common feature like 3 pair of joint legs। जैसे मैंने कहा कि डॉग अलग टैक्सा होता है, मैमल्स अलग टैक्सा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर क्या है, एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कॉमन फीचर्स हैं उनके, ठीक है, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं उनके पास, तो वो भी अपना एक उनका टैक्सा हुआ। Taxonomical study of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, and species. So all organisms including those in plants and animal kingdom have a species as the lowest category। तो इस चीज़ को मैं आपको अलग से समझाती हूँ। स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि तो देखो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है कि आपके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लेवल्स हैं आपके। जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम की। किंगडम की बात करते हैं, किंगडम के बाद आपका आता है फाइलम। थोड़ा अलग कलर से मैं दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा। फाइलम फाइलम के नीचे आता है आपका क्लास, ओके। क्लास के बाद आपका आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपका आता है फैमिली, और फैमिली के बाद आपका लास्ट में आता है सेकेंड लास्ट जीनस, और जीनस के बाद आपका आता है स्पीशीज़। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स होते हैं, ठीक है।
ये आपके लेवल्स है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो ये जो स्पीशीज़ वाला लेवल होता है आपका, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में सबसे लास्ट लेवल होता है। ठीक, सबसे लास्ट लेवल आपका क्या होता है, स्पीशीज़ होता है। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, तो लोएस्ट कैटेगरी भी इसको बोला जाता है। लोएस्ट कैटेगरी जो है आपकी वो क्या होती है, स्पीशीज़ होती है। अब इसको अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहूँ कि किस तरीके से ये क्लासिफिकेशन होता है, तो यहाँ हम लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक किंगडम है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक किंगडम है। इस किंगडम के अंदर आपका होगा फाइलम, इस किंगडम के अंदर आपका फाइलम होगा। तो ये आपका है इसके अंदर फाइलम, करेक्ट। इस फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी। ठीक है, इस फाइलम के अंदर होगा क्लास, इस फाइलम के अंदर काफ़ी सारी क्लासेस आती हैं। इस क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऑर्डर होंगे। इस ऑर्डर के अंदर आपकी फैमिलीज आती हैं। ठीक है, फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आते हैं और इस जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही पैटर्न होता है कि सबसे पहले किंगडम होगा, किंगडम के अंदर फाइलम होगा, फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी, क्लासेस के अंदर बहुत सारे आपके ऑर्डर्स होंगे, फिर उसके अंदर फैमिली होगी, उसके अंदर काफ़ी सारे जीनस होंगे और जीनस के अंदर फाइनली बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी। करेक्ट, तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत याद हुआ होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। इसी तरीके से ये ऑर्डर चलता है। तो हम किंगडम से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे आपको ये डायग्राम, ये पिक्चर जो यहाँ पे लगाई हुई है ये आपको दिख रही होगी। सबसे पहले किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फैमिली, जीनस और फिर लास्ट में आपका स्पीशीज़ आता है। ठीक है, ये डिवीज़न को लेके आप कंफ्यूज मत हो जाना। एनिमल्स के केस में हम फाइलम वर्ड यूज़ करते हैं और प्लांट के केस में हम डिवीज़न वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइलम वर्ड है, ये जो फाइलम वर्ड है ये एनिमल्स के लिए यूज़ होता है और ये जो डिवीज़न वर्ड है ये प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक, तो मैं आपको किंगडम से बताती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक, ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू हाईएस्ट कैटेगरी, जिसको आप जैसे आपने बोल दिया एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, या आप बोल दो किंगडम प्लानिटी, है ना। तो ये किंगडम्स हैं और ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है ना। सब चीज़ें आपने देखा जो मैंने बॉक्स में बनाया, आपने देखा कि सारी चीज़ें किंगडम के अंडर आ रही हैं, किंगडम के अंदर हैं। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी आपकी किंगडम होती है। Taxonomic categories from species to kingdom have been shown. Taxonomists have also developed a subcategory in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. As we go higher from species to kingdom, the number of common character goes on decreasing.
क्या कह रहा है ये कि अगर हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ चलें, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया है, स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या होती रहेंगी, कम होती रहेंगी। कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं उनके वो कम होते रहेंगे, ठीक है। और अगर हम किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ आएँ, ठीक है, उल्टा हो जाए, अगर हम किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ आएँ तो हम देखेंगे कि कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर मेंबर विद इन अ टैक्सॉन शेयर। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. ठीक, तो ये आपका हो गया किंगडम। अब हम आते हैं फाइलम पे। तो फाइलम क्लासेस कंप्राइजिंग लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब किस में आते हैं, फाइलम में आते हैं, ठीक है। सारे के सारे किस में आएंगे, फाइलम में आएंगे। कौन, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, ये सब किस में आएंगे, फाइलम में आएंगे। क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास, फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, जैसे ऑर्डर प्राइमाटा, यानी कि इसके अंदर, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, जैसे प्राइमाटा आ गया जिसमें मंकीज़ वगैरह हो गए, ठीक है। मैमेलिया आ गया, ठीक है। कार्निवोरा, मैमेलिया के अंदर आप देखोगे मैमेलिया एक क्लास है उस क्लास के अंदर ऑर्डर आएंगे कार्निवोरा, ठीक है, जिसमें कार्निवोर्स होंगे, और बाकी ऑर्डर्स भी मैमेलिया के अंदर आपको आएंगे। मैमेलिया एक क्लास है। इसके बाद हम चलते हैं ऑर्डर पे, ठीक है। क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, ठीक। So generally order and other higher taxonomic category are identified on the basis of aggregate of characters. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. तो order के अंदर बहुत सारी families आती हैं, उस family में काफ़ी similar characters आपको देखने को मिल जाएंगे। The similar characters are less in number as compared to different genera included in the family. Okay. Plant family like the Convolvulaceae, Solanaceae included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora include families like Felidae and Canidae. तो ये सारा का सारा जो है आपका, इसका एक नॉर्मल चार्ट आपको मैं दे दूँगी, तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। पर फिलहाल आप ये समझिए सिर्फ कि जो ऑर्डर है उसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं, प्लांट फैमिलीज़ भी होती हैं, एनिमल्स वाली फैमिलीज़ भी काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है। क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिलीज़। तो अब अगर हम फैमिलीज़ पे चलें तो अगली कैटेगरी फैमिली आती है रिलेटेड जेनरा, ठीक है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं, ठीक है। लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ अ प्लांट स्पीशीज। जैसे कि 3 डिफरेंट जीनस यहाँ पे आपको बता रहा है ये, सोलेनम, पेचूनिया एंड दतूरा, ठीक है। इनको सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है, ठीक है। तो सोलेनेसी एक फैमिली है जिसके अंदर 3 जेनर आते हैं, सोलेनम, पेचूनिया और दतूरा, ठीक। इसी तरीके से एनिमल है, एनिमल के अंदर एक फैमिली है जिसको आप कहते हो फेलिडे, ठीक है। फेलिडे फैमिली है जिसके अंदर आपके बहुत सारे क्या आते हैं, जीनस आते हैं, जैसे पैंथेरा आता है, ठीक है। फेलिस आता है, पैंथेरा के अंदर आपके लायन, टाइगर्स वगैरह आ गए, फेलिस में आपकी कैट्स वगैरह आ गई, ठीक है। तो फेलिडे जो है वो एक फैमिली है और उसके अंदर बहुत सारे जीनस आते हैं, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं जीनस पे, सेकेंड लास्ट कैटेगरी जो होती है
जीनस की अगर हम बात करें, सो जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of the other genera. We can say that genera are aggregate of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to a same genus. तो जीनस के अंदर काफ़ी सारी स्पीशीज़ आती हैं, जैसे आलू और बैंगन। ठीक, तो आलू और बैंगन जो हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ हैं। आलू बैंगन एक जैसे तो नहीं होते। आलू बैंगन जो है वो अलग अलग स्पीशीज़ है, लेकिन दोनों का जीनस एक ही है। ठीक, इसी तरीके से पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस और पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, ये कॉमन फीचर्स शो करते हैं और इनको एक ही जीनस में रखा गया है, विच इज़ पैंथेरा, है ना, एक ही जीनस में रखा गया है पैंथेरा। और जबकि ये जो लियो, पैराडस और टाइग्रिस आप देख रहे हो, ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये लियो, पैराडस और टाइग्रिस, ये स्पीशीज़ हैं इनकी। ठीक है, जीनस एक ही है, वो है पैंथेरा। पैंथेरा इज़ अ जीनस, और जो बाकी हैं वो क्या है, स्पीशीज़ हैं। अब हम लास्ट वाले पे चलते हैं, जिसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। So taxonomic study consider a group of individual organisms with fundamental similarities, जिनके अंदर होती हैं वो स्पीशीज़ कहलाते हैं। Let us consider Mangifera indica and Solanum tuberosum and Panthera leo. तो अब इसमें अगर हम देखें तो ध्यान से देखो आप कि मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका उसकी स्पीशीज़ है। और अगर आप नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देखो तो देखो एम कैपिटल है और आई स्मॉल में है। ठीक है, ऐसे ही सोलेनम आपका जीनस है और ट्यूबरोसम आपकी स्पीशीज़ है। इसको, ये पोटैटो का नाम है। ठीक, इसी तरीके से पैंथेरा जो अभी मैंने बताया कि एक जीनस है, और लियो जो कि एक स्पीशीज़ है। ठीक, सो ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं, और जो फर्स्ट वर्ड है मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, वो जेनेरा हैं। ठीक है, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस थे, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ थी, एक क्लास के अंदर काफ़ी सारे ऑर्डर थे। ठीक है, इसी तरीके से बहुत जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ हो सकती हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, कुछ कुछ डिफरेंस उनमें होता है। जैसे कि पैंथेरा जो है, पैंथेरा में हमने बताया कि टाइगरिस, है ना, पैंथेरा का एक दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है टाइगरिस, यानी कि पैंथेरा एक जीनस है, इसकी एक स्पीशीज़ है। एक तो पैंथेरा लियो है, एक पैंथेरा टाइगरिस है। ठीक है, तो पैंथेरा लियो अलग है, टाइगरिस अलग है, तो एक से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो किसी भी जीनस में हो सकती हैं। सोलेनम के अंदर भी ऐसे नाइग्रम आता है, और आपका मेलोजेना आता है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस, ठीक है, जो कि होमो के अंदर रखा गया है, जिसको हम होमो सेपियंस लिखते हैं। हम होमो सेपियंस हैं। ठीक है, तो होमो जो है, ये होमो जो है, होमो हमारा क्या है, जीनस है, और सेपियंस जो है वो हमारी स्पीशीज़ है। ठीक है, तो ये हमारी स्पीशीज़ है और ये हमारा जीनस है। ठीक,
इस टेबल को एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले कॉमन नेम बताया गया है, ठीक है। कॉमन नेम मैन, यानी कि हम लोग, ठीक है। ह्यूमंस लेके चलते हैं, ह्यूमंस, ठीक। तो ह्यूमंस जो है, हमारा बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस हमारा बायोलॉजिकल नेम है, ठीक। अगर हम हमारे फाइलम की बात करें तो फाइलम है हमारा कॉर्डाटा। कॉर्डाटा के अंदर क्लास आती है मैमेलिया। क्लास के अंदर ऑर्डर आता है प्राइमाटा। ऑर्डर के अंदर फैमिली आती है होमिनिडे। फैमिली के अंदर जीनस आता है विच इज़ होमो, और जीनस के अंदर स्पीशीज़ आती है विच इज़ सेपियंस, ठीक। इसी तरीके से हाउस फ्लाई, जिसका नाम है म्यूस्का डोमेस्टिका, इसके अंदर फाइलम क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा, ठीक। फाइलम के अंदर क्लास है इसकी इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर क्लास हो गई इसकी, इसके अंदर ऑर्डर आता है इसका डायपेट्रा, ठीक। ऑर्डर में फैमिली आती है म्यूसिडेई, और फैमिली के अंदर इसका जीनस आता है म्यूजिका, और डोमेस्टिका इसकी स्पीशीज़ है। इसी तरीके से मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। एंजियोस्पर्म इसका फाइलम है। डाइकोटिलिडन इसकी क्लास हो गई। सैपिनडेल्स जो है वो इसका ऑर्डर हो गया, ये इसकी फैमिली हो गई एनाकार्डिएसी, और मैंगीफेरा जो है इसका जीनस हो गया, और इंडिका इसकी स्पीशीज़ होती है। इसी तरीके से वीट की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं ट्राइटिकम एस्टिवियम, तो ये एक एंजियोस्पर्म है। फाइलम के अंदर क्लास मोनोकॉटिलिडन, क्लास के अंदर ऑर्डर पोएल्स, ऑर्डर के अंदर फैमिली पोएसी, फैमिली के अंदर जीनस ट्रेटिकम, और एस्टिवियम इसका स्पीशीज़ हो गया, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको याद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो है इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। और ये वाली जो पीडीएफ है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह और कुछ डायग्राम्स वगैरह मैं इसके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आपको प्रॉपर तरीके से सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि किस स्पीशीज़ में क्या, किस जीनस के अंदर क्या स्पीशीज़ है, किस फैमिली में कौन कौन से जीनस हैं, फिर उनमें स्पीशीज़ कौन कौन सी आती हैं। तो ये सारे का सारा आपको एज अ फ्लो चार्ट के फॉर्म में वहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होता है, ठीक है, तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे ग्रुप आएगा, उस ग्रुप में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपके डाउट वगैरह सॉल्व कर दूँगी। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। इसके बाद हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 लेके चलेंगे, ओके। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप, कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो आप वो मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है। कोशिश करेंगे कि वो चैप्टर भी आपको और अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से मैं पढ़ा पाऊँ। थैंक यू।